डेटा भी यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, यूज रिटर्न सेल्स को हमने वापस रन करा है। अब यहाँ से हम हमारी दूसरी हमारी टेबल बनाएंगे। तो दूसरी टेबल क्या थी हमारी? प्रोडक्ट की टेबल। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको कोड मिल जाएगा बाद में। अब हमने हमारी दूसरी टेबल क्रिएट करी है। अब इस टेबल का नाम है प्रोडक्ट टेबल, जहां पर हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट होंगे। प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नाम, उसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, ब्रांड, कौन से ब्रांड का है वो, उसकी प्राइस, मतलब सेलर से किस प्राइस में खरीदा है और अब उसको सेलिंग किस प्राइस में कर रहे हैं, उसका स्टॉक क्वांटिटी कितनी हमने सेलर से कितना लेके रखा हुआ है, सप्लायर किस सप्लायर से हमने वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर खरीदा है, और उसकी लॉन्च डेट, हमने उस प्रोडक्ट को हमारे प्लेटफॉर्म पे कब लिस्टेड किया है, मतलब ये कब डाला है उसको। और इसमें जो हमारी प्रोडक्ट आईडी वो इंटीजर है, उसको हमने वापस प्राइमरी की असाइन की, जैसे हमने कल परसों के सेशन में सीखा था ईआर डायग्राम में। ठीक है। उसके बाद अगेन प्रोडक्ट का नाम इंग्लिश में लिखेंगे तो वेयर कर दे दिया 100। उसके हमने करेक्टर डिसाइड कर लिया कि भैया कोई प्रोडक्ट होगा, मतलब कोई भी नाम होगा, जैसे कि लेनोवो लैपटॉप हो गया। अब लैपटॉप में हमने एक 100 करेक्टर देके रखे थे कि 100 करेक्टर तक वो जो भी करेक्टर को स्टे कर सकता है और नोट नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी मतलब हमने यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है कि प्रोडक्ट का जो नाम है वो नोट नल नहीं होना चाहिए। उसकी कैटेगरी, वो कौन सी कैटेगरी का है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी का है। उसकी सब कैटेगरी कौन सी है, अपनी लैपटॉप और एसेसरीज में आएगी। ब्रांड कौन सा उसका, लेनोवो का है, एप्पल का है, या सैमसंग का मैकबुक है, या कोई सा भी है। उसकी कॉस्ट प्राइस डेसिमल लेके देखिए, क्योंकि भैया हमने क्या पता 10,500 या 25,500 में खरीदा है, तो हमने डेसिमल लेके रखा हुआ है, और ये भी नोट नल है। ठीक है, नोट नल नहीं होना चाहिए। सेलिंग प्राइस हमने अगेन इसको डेसिमल में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि डेसिमल में मतलब क्या होता है 10 डिजिट तक हम उसकी प्राइस रखेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पर जैसे कि कोई प्राइस हो गई है 87,000 पॉइंट, यहाँ पर हमने 85 लिख के रखा है। ये डेसिमल क्या बता रहा है, जैसे ये स्टार्टिंग में 10 डिजिट बता रहे हैं कि हम यहाँ पर 10 डिजिट तक हम स्टोर कर सकते हैं। और ये 2 क्या बता रहा है, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही हम ले सकते हैं यहाँ पर हमारी डिजिट्स। अगर मैं 3 लिखूंगा तो हम 3 दे सकते हैं, 4 लिखूंगा 4 दे सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मैंने ऐसे देख रखा है। ठीक है, उसके बाद हमारी स्टॉक है जो भी है क्वांटिटी, वो इंटीजर लेके रखिए, और डिफॉल्ट हमने दे दिए 0 कि अभी भैया बाय डिफॉल्ट अगर कोई स्टॉक क्वांटिटी हमारे किसी सेलर से हमारे से बातचीत हो रही है तो ये कॉलम नल नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए ताकि हमारे एनालिसिस अच्छा हो सके। सप्लाई आईडी इंटीजर लिखिए, लॉन्च डेट में लिख के रखा हुआ। किसी को डाउट तो नहीं यहाँ पर? रन कर दें इसको। यस, ये हमारी सक्सेसफुल रन हो गई है। ठीक है, ये हमारी टेबल बन गई है। अब अगेन अगर हमें देखना है शो टेबल्स, इसको रन करेंगे। अब हमारे पास कस्टमर और प्रोडक्ट दोनों की हमारे पास वो बन गई है, टेबल बन गई है। अब हमारी तीसरी टेबल हम बनाएंगे। देखो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अपन ने यहाँ पर जो डेसिमल में है ऐसा क्यों लेके रखा हुआ है। आपने मतलब बहुत बार ऐसा देखा होगा इस टाइप से। ये क्या बताता है, इस टाइप से जब भी किसी प्रोडक्ट की वैल्यू होती है तो हम उसको इस टाइप से स्टोर कर सकते हैं डेसिमल में। ठीक है, यस। अब आती है हमारी एम्प्लॉय टेबल। तीसरी टेबल हमने बनाई है एम्प्लॉय टेबल। इसमें हमने उसकी एम्प्लॉय आईडी दी है, उसको इंटीजर लिखा है, उसको अगेन हमने प्राइमरी की असाइन कर दी है। और ध्यान रखना, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है, दो प्राइमरी की असाइन नहीं कर सकते हम। उसका फर्स्ट नाम दिया है, जैसे कि कौन सा उसका नाम क्या है वो भी नोट मान लेना चाहिए। उसका लास्ट नेम देकर रखा हुआ है, मतलब सरनेम देकर रखा, वो कौन से डिपार्टमेंट से, जैसे कि भैया
हमारे पास बहुत बड़ा वेयर हाउस है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास 3 वर्कर है, ठीक है। अब 3 वर्कर में डिपार्टमेंट में क्या देंगे हम, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का है वो डेजिग्नेशन क्या है उसका, जैसे कि मैनेजर है, हेल्पर है, या सबसे नीचे वाला पोस्ट में, ठीक है। सिटी क्या है, वो कौन सी सिटी से बिलोंग करता है वे, सैलरी क्या है उसकी डेसिमल में, इस तरह से। वो ज्वाइनिंग डेट क्या है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं, सिंपल सा था। तो ये भी हमारी सक्सेसफुल रन हो गई है। Yes. अब हमारी और हमारी एक टेबल, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल हो गई है। अब हम बनाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट हमारी टेबल, कौन सी, ऑर्डर्स टेबल, जहां पर हम हमारा सारा का सारा ऑर्डर लिखेंगे। जहां पर हमारे सारे सारे ऑर्डर्स आएंगे, यहाँ पर ऑर्डर आईडी हर बार ये यूनिक जनरेट होगा। ऐसा नहीं कि सबके लिए सेम होगा। सारे मतलब जैसे मैं रोहित वर्मा हूँ, मेरे लिए हमेशा सेम नहीं होगा। मैंने अगर एक ऑर्डर दिया है और 10 घंटे बाद एक और ऑर्डर दिया है, तो वापस नया ऑर्डर आईडी जनरेट होगा, ठीक है। ये हमेशा यूनिक होगा। लेकिन एक ही ऑर्डर आईडी में हम मल्टीपल हमारे आइटम डाल सकते हैं। वो कहाँ पर जाएंगे, हमारे ऑर्डर आइटम्स वाली लिस्ट में जाएगा। पर ऑर्डर्स में मैंने कितने ऑर्डर दिए, ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है। ये हमेशा यूनिक होगा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। जैसे कि ऑर्डर आईडी में जैसे मैंने एक बार ऑर्डर करा है और एक बार में मैंने मेरे कार्ड में 5 वैल्यू डाल के बाय नाउ करके रखा हुआ है। अब मेरी ऑर्डर आईडी कितनी, 105 में 5 आइटम है। अब 105 में 105 5 बार, मतलब 5 बार ही अलग अलग रूम में आएगा कि मैंने 5 बार ऑर्डर करके रखा हुआ है सेम ऑर्डर आईडी से, ठीक है। अब उस ऑर्डर आईडी को मैं कहाँ यूज करूँगा, हमारे ऑर्डर आइटम्स में, ताकि हम देख सके कि मैंने कौन कौन से ऑर्डर आइटम बाय नाउ करके रखे। जैसे मैंने लैपटॉप खरीदा है, या टेबलेट खरीदा है, या मोबाइल खरीदा है। कस्टमर आईडी, ये मेरे कस्टमर आईडी यूज करेगा, ठीक है। मेरा एम्प्लॉय आईडी, मतलब किस एम्प्लॉय ने उसको पर्टिकुलर डिस्पैच करा है। ऑर्डर डेट, मेरी आज की डेट, जब मैंने से आज ऑर्डर करा है तो उसकी डेट यहाँ पर आ जाएगी। टोटल अमाउंट, मैंने कितना अमाउंट पे करके रखा हुआ है मेरे पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के लिए। ऑर्डर का स्टेटस, ये नाम, जैसे कि पेंडिंग है, प्रोसेस है, शिफ्ट हुआ है, डिलीवर हुआ, कैंसल हुआ। मैंने आपको पहले बताया था कि ऑर्डर हमेशा स्टेटस में हमें देखना पड़ता है। कि जैसे अभी हम कभी भी हम ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हमें बताता है कि हमारा जो ऑर्डर है वो पेंडिंग है, प्रोसेसिंग पे है, शिफ्ट हो गया मतलब कि हमारे वेयर हाउस से निकल गया है, डिलीवरी, आउट ऑफ डिलीवरी बीच में आता है। तो अभी हमने इसमें मेंशन नहीं करके रखा हुआ। आउट ऑफ डिलीवरी मतलब कि जो भी डिलीवरी पार्टनर है उसके वहां से भी निकल चुका है, अब आपके पास पहुंचने वाला है। उसके बाद डिलीवर मतलब आपको पहुंच गया है। और अगर आपने गलती से कैंसिल कर रखा है तो कैंसिल भी करवा सकते हो, ठीक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने बाय डिफॉल्ट हमने गलत प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया तो हम बीच में कैंसिल भी कर सकते हैं। ये ऑर्डर स्टेटस में आ जाएगा। ये हमारे सारे के सारी किस में आएगा, हमारी ऑर्डर टेबल में आएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, हमने 2 की यूज करके देखी है, वो भी एक्सटर्नली, ठीक है। सबसे पहले फॉरेन की, ठीक है। ये फॉरेन की क्या होता है, ये जैसे कस्टमर आईडी है, ये कस्टमर टेबल में प्राइमरी की एज यूज हो रहा है, तो हम इसको दूसरी टेबल में एज अ फॉरेन की यूज कर सकते हैं, नॉट अ प्राइमरी की। तो इसको हम दूसरी टेबल में फॉरेन की के फॉर्म में यूज करेंगे। कस्टमर टेबल में जैसे हमने हमारी कस्टमर में कस्टमर आईडी हमने प्राइमरी की यूज करके रखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर एज अ फॉरेन की यूज करेंगे। रेफरेंस, ये रेफरेंस मतलब ये देखना पड़ता है कि रेफरेंस कौन से टेबल्स में लिखा हुआ है। ये प्राइमरी की से कौन से टेबल में है, तो हमारी कस्टमर टेबल में है, कस्टमर आईडी वाला कॉलम। ये रेफरेंस दे रहे हैं हम कि कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी है, ये कॉलम है, इसको हमने प्राइमरी की असाइन कर रखा हुआ है, और यहाँ इसको हम एज अ फॉरेन की यूज कर रहे हैं। दूसरा एम्प्लॉय आईडी, जहां पर हमने एम्प्लॉय में भी लिख के रखा हुआ है। एम्प्लॉय आईडी ये भी कहां पर है, एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी को एज यूज करके रखा हुआ है हमने, क्या, एज अ प्राइमरी की, और यहाँ पर हम उसको यूज करें एज अ फॉरेन की। किसी को कोई डाउट, बोलो। हेलो हाँ बोलिए। सर, जो आपने फॉरगेट की जो यूज किया वो क्यों यूज करते हैं? मतलब कि जो आपने जो सेंटेंस लिखा है, कस्टमर आईडी रेफरेंस कस्टमर फ्रॉम कस्टमर आईडी, वो आपने यूज क्यों किया? क्या मैं समझा नहीं, मतलब कहाँ पर, आप कहाँ पर पूछ रहे हो? जैसे फॉरेन की, आपने ये फॉरेन की में दिया है। हाँ, वो आपने क्यों इंडेक्ट किया?
क्योंकि मुझे यहाँ पर यूज करना है ना, मैंने आपको क्या बताया था ऑर्डर्स में कि हमें टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो वो कब क्रिएट करेंगे? ड्यूरिंग द क्रिएटिंग ऑफ द टेबल। जब हम टेबल क्रिएट करेंगे, मतलब वो हर बार लास्ट में ही करना है, हम ऊपर नहीं कर सकते तो हमने टेबल बनाया। नहीं, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, रेफरेंस में हमको क्योंकि रेफरेंस देना पड़ेंगे, और यहाँ पर हम कैसे रेफरेंस दे सकते हैं? हालांकि हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर हमें एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा एज अ डेटाबेस डिजाइनर। आप ऐसे लिख सकते हो कि हमने आपने यहाँ पर भी लिख दिया रेफरेंस एम्प्लॉय आईडी ऐसा, क्योंकि ये क्या है ना, मतलब कितना बॉयलर प्लेट ऑफ कोड, मतलब इसको बोलते हैं कि बहुत सारा लिखा हुआ। जब आप कंपनी छोड़ते हो, जब दूसरा एम्प्लॉय ज्वाइन होता है, तो उसके समझने के लिए, उसके कन्वीनियंस के लिए आपको ये सब चीज ये करना पड़ती है। बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड हो जाता है, मतलब कि कोड मिक्सअप हो जाता है, तो सामने को समझ नहीं पड़ती कि आपने लिख के क्या रखा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं टेबल लेके आराम से बता सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर अभी तक कोई भी बस एक प्राइमरी की यूज कर रखा हुआ है, बाकी कोई भी ऐसा फॉरेन की या फॉर्म में मैंने कोई यूज नहीं करके रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देख के सामने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होगा, वो समझ जाएगा, अच्छा इन्हें रेफरेंस लेके रखा हुआ है फॉरेन की का, अच्छा ये कस्टमर आईडी का उसने फॉरेन की बना के रखा हुआ है, ये कौन सी कस्टमर टेबल है होगी, और उसमें कौन सा कॉलम हो, कस्टमर आईडी होगा। ये आपके कन्वीनियंस के लिए, ये आपको इन फ्यूचर डिसाइड किया, ऐसा नहीं पता चले आपने यहाँ लिख दिया और आपको 2 साल बाद आप खुद समझ नहीं पा रहे हो कि मैंने क्या लिखा था। इस टाइप से नहीं होता है काम। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, अब हमारा जो प्रोजेक्ट का हार्ट है, या प्रोजेक्ट ऑफ द हार्ट बोल सकते हैं जिसको, कि ऑर्डर आइटम। अब हमारी ये वाली टेबल बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो हमारा सारा का सारा आइटम लिखा होगा। ये हमारी ऑर्डर आइटम वाली टेबल हो गई है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ऑर्डर आईडी लेंगे हम, जो कि हमने कहां पर होगा, ऑर्डर टेबल से हमने ऑर्डर आईडी लेके रखा हुआ है, ठीक है। और ऑर्डर आईडी को भी हम एज अ फॉरेन की यूज करेंगे इस टेबल में। कहां पर? ऑर्डर टेबल का ऑर्डर आईडी से रेफरेंसेस में होंगे। प्रोडक्ट आईडी, ये रहा प्रोडक्ट आईडी, जो कि प्रोडक्ट कहां से आएगी, प्रोडक्ट टेबल की आएगी, जो कि हमने ऊपर बना के रखी है प्रोडक्ट टेबल, ये रही। इसका प्रोडक्ट आईडी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट प्राइस, उसकी क्वांटिटी, यूजर ने कितनी बार खरीदा है, उसकी प्राइस। और प्राइमरी की हमने यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है दो चीज को, दो कॉलम के कॉम्बिनेशन को हमने प्राइमरी की यूज कर रखा हुआ है। एक तो ऑर्डर आईडी और वो प्रोडक्ट आईडी, या हमने इसको और इसको दोनों को, मतलब दोनों कॉलम को हमने एज अ प्राइमरी की यूज कर रखा हुआ है। हम एक साथ मल्टीपल कॉलम्स को भी हम यूज कर सकते हैं प्राइमरी की, एज अ सिंगल कॉलम को भी हम यूज कर सकते हैं प्राइमरी की। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने प्राइमरी की लिख के रखा हुआ है, और ब्रैकेट में लिख दिया है हमें दोनों एज अ प्राइमरी की यूज करना है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। नहीं, पूछ लो अगर पूछना पूछ लो आप। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? सर हेलो। ठीक है। हेलो, अब तीसरा, हाँ जी बोलिए। वो आपने प्राइमरी की 2 कॉलम को बनाया है, लेकिन वो ऊपर डिक्लेयर करना पड़ता है उसका हाँ। टाइप इंट, एंड ब्रैकेट में प्राइमरी की दोनों कॉलम को एक साथ लेना पड़ता है। मतलब हाँ, क्योंकि हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो हमें दोनों कॉलम चाहिए, तो हमें ब्रैकेट में दोनों कॉलम देना पड़ेगा, और हम दोनों को लिखना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये दोनों प्राइमरी की एजेस यूज हो रहे हैं। ओके सर, बट आप वहाँ पे ये क्या डिक्लेयर नहीं कर इंश्योर कर, सकते। मतलब ये ठीक है। आपने जहाँ इंट मतलब ऑर्डर आईडी आवाज इंट। क्लियर नहीं आती। हेलो, हाँ बोलिए।
आपने जहाँ पे ऑर्डर आईडी इन डेटा टाइप दिया है वहाँ पे प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं कर सकते? पर मैंने दो दो चीज को लिख के रखा है ना, मैं अलग अलग थोड़ी प्राइमरी की इसको असाइन करूंगा फिर इसको असाइन करूंगा, मुझे कॉम्बिनेशन करना है। अब क्यों करना है कॉम्बिनेशन पता है, क्योंकि मुझे को यहाँ पर मतलब दो बार मतलब आपको बता सकता हूँ कि मैं यहाँ पर हमें रिपीटेशन क्रिएट नहीं करना है। हमें यहाँ पर डुप्लीकेट डेटा हमें वापस लाना नहीं हमारे इसमें किसमें डेटाबेस में, क्योंकि डेटाबेस का रूल होता है कि डेटा कंसिस्टेंसी मैनेज करना पड़ती है हमें, ठीक है। रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए डेटा में हमारे। सबसे पहले रूल होता है कि डेटाबेस में डेटा रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, डेटा रिपीट नहीं होना चाहिए। ये आपको खुशखबरी सुनने पड़ा होगा, इसलिए इंश्योर करते हैं हम कि प्राइमरी की। अब यहाँ पर ऑर्डर आईडी मतलब हम बोल सकते हैं कि सेम प्रोडक्ट दो बार रिपीट नहीं हो सकता, आप समझ रहे हो। जी सर। अब मैं ऑर्डर आईडी लूंगा। अब एक ही ऑर्डर जो भी हमने ऑर्डर करा हुआ है उस ऑर्डर का ऑर्डर आईडी जनरेट होगा, उस ऑर्डर आईडी का एक प्रोडक्ट होगा। अब सपोज पता चले एक ही प्रोडक्ट एक ही कस्टमर ने मतलब हेलो। डिसाइड करा था। हेलो, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर अभी हाँ आ सर, रहा आ है। रही है आवाज। हाँ, तो फिर आप बीच में थोड़ा थोड़ा सा इंटरप्ट मत करना, ठीक है। अब जैसे हम ऑर्डर आईडी को हम बना रहे हैं प्राइमरी की, सिर्फ सिंगल कॉलम को बना रहे हैं इस टेबल में प्राइमरी की। अब जैसे हमारा एक ऑर्डर हमने परचेस करा हुआ है लैपटॉप, अब मैंने उसके साथ में एक और चीज परचेस करी कीबोर्ड, एक और चीज परचेस करी माउस। अब मैंने यहाँ पर 3 बार मतलब एक ही ऑर्डर से नाम से 3 आइटम परचेस हुए। अब यहाँ पर जो ऑर्डर आईडी 105 में 3 आइटम है, तो ऑर्डर आईडी ये रिपीट हो चुका है, 105 3 बार आ चुका है, तो इसको हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। प्रोडक्ट आईडी, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर खरीद के रखा हुआ है लैपटॉप, और पता चले मैंने दूसरी चीज भी लेके खरीद के, ठीक है, अब वो आइटम आ गई तो डेटा रिपीट हो जाएगा दूसरी बार। मैंने 2 बार माउस खरीद लिया, 2 बार माउस खरीद लिया, इसलिए यहाँ पर हमने दोनों कॉम्बिनेशन लेंगे, क्योंकि भैया जो प्रोडक्ट ऑर्डर मैंने करा हुआ है एक ऑर्डर आईडी में एक ही प्रोडक्ट हो सकता है, उसका कॉम्बिनेशन। ऐसा तो नहीं कि मैं दो बार लैपटॉप खरीद लूंगा मैं, या 5 बार लैपटॉप खरीदूंगा, इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन लिया। क्यों? ये यूनिक है। कोई प्राइमरी की हमेशा यूनिक होना चाहिए, जो कि आपके पूरे डेटा है उसकी रो को वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ। जैसे कि आप हमारे एम्प्लॉय, मेरे पास 5 लाख एम्प्लॉय है। अब 5 लाख एम्प्लॉय में जैसे कि मैंने आपको असाइन करके रखा है पुष्पराज को 5। अब मेरे पूरे के पूरे मेरे इसमें डिपार्टमेंट में कम से कम 10 से 5 पुष्पराज हो गए, लेकिन मैंने सबको एक यूनिक असाइन करके रखा हुआ है, मतलब अलग अलग सबको उनकी एम्प्लॉय आईडी दे के रखी है। कोई एम्प्लॉय आईडी क्या है, किसी की 5 है, किसी की 2 है, और पुष्पराज की 5 है, जिसको मेरे को जानता हूं मैं। अब मैं अगर उसको फाइंड आउट करना है पूरे डेटाबेस में, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार वेयर द एम्प्लॉय आईडी 5, तो मैं जान जाऊंगा कि पुष्पराज ये है, वो ये इस डिपार्टमेंट से है। इसलिए हर चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें प्राइमरी की यूज करना पड़ती है। और प्राइमरी की क्या होती है, पूरे डेटाबेस में किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर? क्लियर सर। ठीक है। अब हमारी आती है पेमेंट टेबल। मैं आपका पॉइंट पेमेंट टेबल में हमने क्या करा, हमारी पेमेंट आईडी, आप मेरा पॉइंट नहीं समझ उसका ऑर्डर आईडी, उसका पेमेंट का मेथड, मतलब ऑनलाइन था, कैश ऑन डिलीवरी था, क्रेडिट कार्ड था, क्या था, पेमेंट का स्टेटस, पेंडिंग हुआ, सक्सेस हुआ या फेल्ड हो चुका है। और पेमेंट के मेथड में भी हमने एनम देके रखा हुआ है कि वो या तो यूपीएस से कर सकता है, या तो कार्ड से कर सकता है, या तो वॉलेट से कर सकता है, या तो कैश ऑन डिलीवरी कर सकता है। ट्रांजेक्शन आईडी, मतलब कि जो भी उसने यहाँ पर ट्रांजेक्शन करेगा यूपीआई से करके रखेगा, उसका ट्रांजेक्शन आईडी मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। पेमेंट की डेट, उसने कौन सी तारीख को करी, जैसे कि कस्टमर के पास आज क्या 23 तारीख के दिन प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है, तो जैसे हमारा प्रोडक्ट एक्सेप्ट करेगा तो वो एक पेमेंट करेगा, तो उसकी डेट भी हम लिखेंगे, ताकि हमारे पास रेफरेंस होना चाहिए कि इस डेट को एक प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, तो इसी तारीख को इसने हाथों हाथ पेमेंट करा है। और यहाँ पर हमने फॉरेन की यूज करके देखी, कौन सी, ऑर्डर आईडी में। कहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ से हमें एक रेफरेंस चाहिए कि इस ऑर्डर आईडी, ये वाला ऑर्डर आईडी डिलीवर हो चुका है, इसलिए हमने इसको एज अ फॉरेन की यहाँ पे यूज करके रखा हुआ है। रेफरेंस में कहाँ से, ऑर्डर आईडी के ऑर्डर आईडी कॉलम से। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? और ये भी हमारा सक्सेसफुल रन हो चुका है।
अब हमारी आएगी शिपमेंट वाली, ठीक है। ठीक है, अब हमारी आएगी शिपमेंट वाली टेबल, शिपिंग की। शिपिंग आईडी देके रखी है हमने, कौन सी हमने कुरियर कंपनी को देके रखा है हमारा प्रोडक्ट, उसका ऑर्डर आईडी हमने कौन सा ऑर्डर देके रखा हुआ है, पर्टिकुलर किस सिटी में देके रखा हुआ है, कुरियर का नाम जैसे VLC VRL या ई कार्ड जो भी हमने देखा है उसका नाम आएगा। शिपिंग की डेट हमने कब देके रखा है उसको, डिलीवरी डेट कब तक डिलीवर हो जाएगा प्रोडक्ट हमारा कस्टमर को, और शिपिंग का स्टेटस जैसे भी हमें, जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वह हमारे वेयर हाउस से निकल चुका है, उसके बाद उसका स्टेटस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे पैक्ड हो चुका है, वहां से शिफ्ट हो चुका है, आउट ऑफ डिलीवरी हो चुका है या डिलीवर हो चुका है, ये हम ट्रैक करेंगे किसके थ्रू, हमारे जो भी हमने प्रोडक्ट डिलीवर करा है हमारे डिलीवरी पार्टनर के थ्रू। अभी हमने फॉरेन की यूज करके ऑर्डर आईडी, क्योंकि ऑर्डर हमें चेक करना है, क्योंकि मेन पूरी चीज हमारी जो जान है प्रोजेक्ट की वो क्या है, ऑर्डर आईडी, क्योंकि हम ऑर्डर के बेस पे हमारी पूरी कंपनी चल रही है, ऑर्डर नहीं होंगे तो हमारी कंपनी नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर भी हमने ऑर्डर आईडी ऐसे रेफरेंस यूज करके रखा हुआ है। ठीक है, और ये ऑर्डर आईडी हमेशा यूनिक होगा, ऐसा नहीं कि सबको अलग अलग होगा। अब उसके बाद आती है हमारा प्रोडक्ट अगर डिलीवर हो चुका है तो अब यहाँ पर बारी आती है रिव्यू टेबल पे। रिव्यूज में क्या आएगा, रिव्यू आईडी, मतलब हर एक जब भी रिव्यू जनरेट होगा तो उसको हमें आईडी देंगे। प्रोडक्ट आईडी, किस प्रोडक्ट के ऊपर उसने रिव्यू दिया है, कस्टमर आईडी, कौन से कस्टमर ने दिया है, रेटिंग क्या दी है, जैसे 5 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, रिव्यू का टेक्स्ट क्या था, वो कौन सी तारीख को उसने रिव्यू दिया है। अब यहाँ पर फॉरेन की हमने 2 यूज करके रखी, प्रोडक्ट आईडी, या जो हमारा प्रोडक्ट आईडी ये कौन से प्रोडक्ट पे उसने रिव्यू देके रखा हुआ है, और दूसरा है कस्टमर आईडी, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन से कस्टमर ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे रेटिंग दी है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। No. शिपिंग की डेट हमारी मतलब हमने शिपिंग वाली चलेगी ना, शिपिंग वाली भी चल सके और रिव्यू वाली भी चल सके। ठीक है, ये हमारी दोनों टेबल हो गई है। अब आती है हमारी बात हमारी सप्लाई टेबल की। ये आ गया हमारा सप्लायर। अब सप्लायर में क्या आएगा, उसकी सप्लायर की आईडी, वो हमेशा यूनिक, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन थी, उसका नाम, उसका कांटेक्ट पर्सन, उसका ईमेल, फोन नंबर, सिटी, वो सप्लायर की रेटिंग, मतलब जो भी सप्लायर को हम रेटिंग देना चाहे वो दे सकते हैं। इसको भी इंटर करा, ये भी हमारी सक्सेसफुल रन हो गई, इसमें किसी को डाउट तो होगा नहीं क्योंकि सिंपल सा है। अब एक और टेबल बनेगी जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होगी, प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद अगर किसी को पसंद नहीं आया तो हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए रिटर्न आईडी, जैसे उसने रिटर्न करा तो उसका यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगा, ऑर्डर आईडी। फिर हमें यहाँ से देखेंगे कि हमने जो भी प्रोडक्ट उसने परचेस किया था वो कौन सा था, रिटर्न की डेट, जैसे उसने आज करा है, कल करा है, 23 तारीख को करा है, 24 तारीख को उसने कि आज डिलीवर हो चुका है, 23 तारीख है, उसने कल रिटर्न करा तो उसकी डेट भी हम लिखेंगे। रिटर्न का रीजन क्या था हम उससे लिखवाएंगे कि भैया हमें बताओ कि क्या रीजन था जो आपने इस प्रोडक्ट को वापस रिटर्न करा है। रिफंड का अमाउंट हम चेक करेंगे कि हमें कितना अमाउंट उसको रिफंड करना है, और रिटर्न का स्टेटस, जैसे हम उससे पार्सल कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हम चेक करेंगे कि रिक्वेस्टेड है, उसको बताएंगे अप्रूव्ड हो चुका है, और फिर रिजेक्टेड हो चुका है या रिफंड हो चुका है। ये 4 ही चीज हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर हमने अगेन फॉरेन की यूज करके रखा है एज ऑर्डर आईडी में, ये वाला हमारा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसको यहाँ पर। No. एक मिनट जरा है, अब वेट करना है, 1 मिनट आया, 5 मिनट। Okay, sir.
हाँ ठीक है। हेलो, देखो तो हमारी सारी की सारी टेबल बन चुकी है। अब हमारी रिटर्न तक टेबल, ठीक है, सप्लायर तक की। अब इसमें किसी ने कुछ गलती फाइंड आउट करी क्या? क्यों? हेलो, इस टेबल में क्या गलती दिख रही, किसी को समझ आ रहा है क्या? सर क्या? लॉन्च डेट, क्या लॉन्च डेट? जो आपने जो लॉन्च डेट देखी है, हाँ, मेरे को उसको लॉजिक समझ में नहीं आया। लॉन्च डेट मतलब कि हमने वो प्रोडक्ट जो सप्लायर से लेके रखा हुआ है, हमने उसको हमारे प्लेटफॉर्म पे या हमारी वेबसाइट पे कब लिस्टेड करा है, तो उसकी डेट होना चाहिए ना हमारे पास कि आपका प्रोडक्ट पर्टिकुलर इस डेट को हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आया था। तो ये डेट तो होना चाहिए ना हमारे पास। हाँ हाँ, ठीक है सर। अच्छा, इस टेबल में मेरे को, आपको किसी को कुछ दिख रहा है क्या? सर सप्लायर आईडी को फॉरेन की में रखना चाहिए था क्या? हाँ, सही पकड़े। सप्लायर आईडी हाँ, यहाँ पर जो सप्लाई आईडी है, यहाँ पर हमें फॉरेन की यूज करना है। क्या नाम है आपका? मोहसिन पठान सर। गुड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आपने अल्टर कमांड कभी चलाई है? नहीं सर। जी सर। देखो, अगर हम बाय डिफॉल्ट कभी भूल जाते हैं, कभी कोई सी भी टेबल में या कुछ भी कीज, जो भी कीज होती है लगाना या की को रिमूव करना, तो हमारे पास एक अल्टर कमांड भी होती है ताकि हम एग्जिटिंग जो हमारी टेबल या डेटाबेस में हम चेंज कर सकें। अब जैसे कि हमारा जो भी टेबल्स है, अल्टर टेबल, और ये भी हमारा नाम देंगे प्रो, मैं खुद भूल गया था, अभी मेरे को याद आया। अब देखो, अल्टर टेबल लिखेंगे, उसके बाद जो भी हमारी प्रोडक्ट टेबल थी उसके हम नाम देंगे। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा एड, एड कंस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम नाम देंगे फॉरेन की, जो भी हमारी की है उसका नाम देंगे हम फॉरेन की, फॉरेन की सप्लायर नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर फॉरेन की क्या, किसको देना है? प्रोडक्ट हमारे सप्लायर आईडी को। सप्लायर आईडी, ठीक है। रेफरेंस अब इसका रेफरेंसेस कहाँ देंगे? इसका रेफरेंस आएगा हमारी सप्लायर्स टेबल से। ये समझ में आया किसी को या मैं समझाऊं? जी सर। सर एक बार रिटर्न से समझाओ। ठीक है, ये हमारे पास सिक्वल में एक कमांड होती है अल्टर टेबल, जाकि इसका यूज करके हम हमारे एग्जिटिंग टेबल में जो भी मॉडिफिकेशन करना हो हमारी कीज में, उसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम अल्टर टेबल वाला कमांड यूज कर रहे हैं और कोई सी कीज ऐड कर रहे हैं, जैसे टेबल बनने के बाद हमने कोई सी भी टेबल हमने एक कीज देना भूल गई गलती से, एक मिनट, टेबल रिटर्न बन गई हमारी, रिटर्न टेबल हाँ बन गई है, ठीक है, चलो नीचे आएगा, ठीक है। अगर हम कोई सी भी कीज देना भूल चुके हैं तो हमारे पास ये टेबल, हम याली जो कमांड है इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्टर टेबल लिखते हैं, ये कमांड है अल्टर टेबल, और टेबल का नाम देते हैं, जैसे प्रोडक्ट टेबल में हम भूल चुके हैं, एड कंस्टेंट, कंस्टेंट मतलब कि ये रूल्स, सेट ऑफ रूल्स हम लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? ये फॉरेन की नाम से एक हम एक
की लगा रहे, ये हमने कीज का नाम दिया है। फॉरेन की तो नाम है सही, लेकिन हमने उस की को भी एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है, एफ के सप्लायर नाम से, फॉरेन की। और इसका देने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जैसे कि हम लगा रहे फॉरेन की, तो यहाँ पर देना पड़ेगा एफ के, फॉरेन की किस में लगा रहे हैं, सप्लायर में लगा रहे हैं, सप्लायर में, ठीक है। अब फॉरेन की दे दिया, बाकी तो वो सेम है, फॉरेन की दे दिया, कौन सा, सप्लाई आईडी को दिया। अब उसके बाद रेफरेंस कौन से लिया, सप्लायर से ले लिया, सप्लाई आईडी से, क्योंकि ये या यूज हो रहा है कहाँ पर, प्राइमरी की यूज हो रहा है, और यहाँ हम इसको यूज कर रहे हैं सप्लाई आईडी को एज अ फॉरेन की। और बाकी जो बस इतनी कमांड नहीं है, अल्टर टेबल नाम से दिए, टेबल का नाम दिया है, एड अ कंस्टेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने उसका नाम लिख दिया है। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं। ये देख रहे हो आप, रिटेल सेल्स टेबल में देख रहे हो ना। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, ये हमारी सबसे क्या हो गया, देखो अल्टर टेबल हमारी सक्सेसफुल रन हो चुकी। अब जैसे उसको मैं वापस रन करूंगा मैं, तो यहाँ पर हमारी टेबल्स कौन सी थी, हमारी प्रोडक्ट टेबल थी हमारी। अब यहाँ पर इंडेक्सेस में इंडेक्स बन गई होगी एफ के नाम से, ये देख रहे हो एफ के जो हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। इस कमांड का एक बेनिफिट ये है कि हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं हमारी कीज को, जैसे हमारी फॉरेन की को हमने नाम दे दिया फॉरेन की, किसमें, सप्लायर टेबल से हमने लिए, ये सप्लायर टेबल का रेफरेंसेस है, तो यहाँ पर एफ के सप्लायर आ गया, देख रहे हो। इस कमांड का एक सबसे बेस्ट बेनिफिट है कि हम यहाँ पर अब इसको चाहे तो हम रिमूव भी कर सकते हैं, ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। बाकी जो हम लगाया है, बाकी जो हमने लगाया है ऊपर, उसको रिमूव नहीं कर सकते, बट इसका अल्टर टेबल का वो बेनिफिट होता है कि हम बाहर से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। मैं भूल गया था उस टाइम देना, लेकिन अब याद आ गया, ठीक है, अब समझ में आ गया। Yes. अब हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस रेडी हो चुका है। अब हमने जो पिछली बात जो हमने जो टेबल करी थी, टेबल हमने जो कस्टमर की हमने जो टेबल हमने इंपोर्ट करी थी, कैसे करी थी, कोई बता सकता है वापस? क्या कमांड था हमारा, या किस टाइप से करी थी हमने टेबल इंपोर्ट, कैसे करी थी? डिस्कस कर रहे हो? कैसे हमने डेटा सेट कैसे इंपोर्ट करा था? देखो छोड़ो, इस पे राइट क्लिक करेंगे, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड में क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, और अब यहाँ पर हमारा नाम देंगे। हमारी कस्टमर टेबल तो हो गई थी, अब हमारा प्रोडक्ट हो गई। नेक्स्ट करेंगे, यूज एग्जिटिंग करेंगे, कस्टमर्स नाम से जो हमारी पहले से बनी हुई है, रिटेल सेल्स डिविडेंड, ठीक है। वो जो बच्चे नया है, हम इस तरह से जो बच्चे नया है उनको बता दूं मैं कि जब भी हमें CSV फाइल इंपोर्ट करना होती है हमारे एग्जिटिंग डेटाबेस में, तो हम इस टाइप से करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, क्रिएट न्यू टेबल, हम नई टेबल बना देंगे, जो हमने जो पीछे जो भी अभी डिस्कस कराया है उसमें नहीं कराएंगे, ये खुद ही एक नई टेबल बना लेगा, या तो यूज एग्जिटिंग टेबल करेंगे, तो जो हमने टेबल बनाई है उसमें डेटा सेट इंपोर्ट हो जाएगा। तो अभी हमने जो बना के रखी है हमने, क्योंकि उसके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करके रखा हुआ है, तो हम ये वाला करेंगे, यूज एग्जिटिंग टेबल करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ये इंपोर्ट हो चुका है हमारा, 1263 एंट्री हमारी हो चुकी है। ये प्रोडक्ट की हो गई। अब बात आती एम्प्लॉय की, वापस करेंगे, अब वापस हम लिखेंगे एम्प्लॉयज नाम से था शायद तक, एम्प्लॉयज डेटा सेट था, देखो आ गया, उसने ऑटोमेटिक कर लिया है एम्प्लॉयज नाम से। क्या नाम बता रहा है ये, एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5 6, ID पार्ट पर
एम्प्लॉयज, एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। इसका डेटा सेट यही है, यही है। अब 21 जुलाई क्या चाहिए इस पे? एक्सेस कर दी, यही है। एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज क्या इशू आ रहा है इसमें? रिटेल सेल्स माइल दी वर्क बेंच रिपेयर इंपोर्ट नेगोशिएशन फॉर 13। अच्छा, एक मिनट, एक तरफ दूसरी अपन कर देते हैं। ऑर्डर्स में आउटपुट वाली हो रही है, नहीं हो रही है? ओ, दोनों आ गई है। 23 जुलाई। जुलाई दोनों लिखे थे एक बार। समझ से आ रही है। सेकेंड वाली करते हैं, उसके बाद अगेन दे रहा है यार, ये क्या हो रहा है? ये हो गया है। ये शायद तक हमारे पास एम्प्लॉयज एक और होंगे, शायद तक एक और इसको भी देख लेते हैं।
सर वो एक्सटेंशन का कुछ इशू हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, शायद तक मेरे पास 2 फाइल है, इसलिए शायद तक इम्प्लॉयज के इस चक्कर में हो रहा है। मेरे पास फाइलें और सेशन की बहुत सारी होती है। देखो अब हो गई है, एम्प्लॉय की भी हो गई है, ऑर्डर की भी हो गई है, अब ऑर्डर आइटम की बची है। ऑर्डर आइटम्स ये हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही फाइल है। कि मेरे पास मल्टीपल सेशन होते हैं ना, उस चक्कर में बहुत सारी फाइल्स हो जाती है। ऑर्डर आइटम्स का तो सब जल्दी हो जाएगी फट। तो क्या बात है, एक और हो गई क्या फाइल्स? ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर ऑर्डर डिटेल्स, अभी क्या बता रहा है, एक मिनट। ऑर्डर आइटम्स, अगेन वही दिक्कत आती है। जाओगे इसमें भी अब ऑर्डर आइटम्स, जब तो दूसरी करते एक बार पेमेंट कर लेते हैं। ये हो गई, बाकी जीरो रिकॉर्ड इम्पोर्टेंट, एक दिलचस्प वेट है। क्या नाम था हमारा? पेमेंट पेमेंट पेमेंट, ये बता रहा है। पेमेंट में तो हमारे पास बहुत सारा पेमेंट है, डेटा है।
नहीं हो रहा, शायद तक फील्ड का इशू आ रहा है इसके लिए, डेटा कंपेटेबल नहीं हो पा रहा है। देखो अभी आज इसमें डेटा अगर लोड हो जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर अपने इसको में डेटा दूसरा हमको देना पड़ेगा इस पे फिर, या तो फिर मैन्युअली बनाना पड़ेगा मुझे डेटा इसका, क्योंकि हमारे पास में पेमेंट में हमारे पास डेटा पता, लेकिन डेटा लोड हो ही नहीं पा रहा है इसमें। नहीं हो पा रहा वो डेटा, शायद तक लोड ही नहीं हो पा रहा। पेमेंट्स में जा रहे हैं हम, इसको अगर हम रन करते हैं, कस्टमर आ गया है, पेमेंट्स का देखें, पेमेंट्स में नल ही बता रहा है जी अभी तक। सेशन में जाते हैं और हम देखते हैं पेमेंट्स, शिपिंग का देखते हैं एक बार। शिपिंग भी बता रहा है। सर उसके लास्ट लाइन पे उसका एक्चुअल ये होगा सर, प्रॉब्लम लिखा हुआ। यूनिकोड में हमारा शिपिंग डेटाबेस में हमने शिपिंग करके रखा हुआ है। शुक्र इसमें आ रहा, डेटा शायद तक मेरे पास चेंज हो चुका है, डेटा शायद मुझे बनाना पड़ेगा वापस से इसके हिसाब से। शिपिंग के कितने डेटा है, शिपिंग के डेटा कितना है मेरे पास, शिपिंग का एक तो मेरे पास डेटा तकरीबन 2-3 हजार का डेटा ही होगा मेरे पास। shipping.csv, यूनिकोड ये भी सही है, आईडी इशू आ रहा है, इसको अपन कल ही कंटिन्यू कर पाएंगे, मुझे डेटा बनाना पड़ेगा इसके लिए सारा। बस शिपिंग के बाद अगर हम दूसरा भी देखें तो शिपिंग के बाद हमारा कौन सा था, रिव्यू का था ना, रिव्यू का। ये भी बता रहा है, तो एरर बता रहा है, डेटा शायद चेंज होगा है। सर हाँ अपने फाइल का हेडर एक बार चेक करो, शायद वो नल हो। क्या क्या आपका जो डेटा है उसका हेडर जो होता है, हाँ हेडर, वो शायद नल हो, आप एक बार चेक करो। आई थिंक देखो मैं आपको बताता हूँ। शिपिंग का हमारा शिपिंग पूरा बिल्कुल परफेक्ट है। शिपिंग आईडी, ऑर्डर आईडी, कुरियर नेम, ठीक है, शिपिंग आईडी और ऑर्डर आईडी, कुरियर नेम, शिपिंग आईडी, ऑर्डर आईडी, कुरियर नेम, शिपिंग डेट भी हो चुकी है, सिटी नहीं है डिलीवरी उसमें, सिटी नहीं है क्या? उसमें, सिटी नहीं है उसमें,
तो इसमें भी सिटी का है। आईडी, ऑर्डर आईडी, कुरियर नेम, शिपिंग आईडी, ऑर्डर आईडी, कुरियर नेम और शिपिंग डेट, डिलीवरी डेट, शिपिंग स्टेटस। सर उसमें डिलीवर सिटी लिखे हुए है। अच्छा अच्छा यार। डिलीवर सिटी लिखे हुए। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें वापस पे एक बार इंपोर्ट करते हैं। तभी फील्ड आ रहा है ना, यस सर। फील्ड भी आ रहा है। डेटा शायद तक मेरे पास दूसरे सेशन के हिसाब से चेंज हो चुका है यार। इसका अपन एक काम करते हैं, कल करते हैं। कल मैं इसको सबसे पहले इसका डेटा बना लूँ मैं सारा का सारा, क्योंकि मुझे सारा डेटा बनाना पड़ेगा इसको वापस, क्योंकि जो भी हमने डेटाबेस डिजाइन करा है उसके हिसाब से पूरा डेटा बनाना पड़ेगा मेरे को। पहले कस्टमर का, ऑर्डर का, फिर पेमेंट का, फिर शिपमेंट का, ऑर्डर आइटम्स का, स्टेप से। ठीक है ओके सर। ठीक है, फिर अपन कल ही करते हैं अभी कंटिन्यू। ओके सर। ओके ओके बाय। इसको मैं जब तक चेक करता हूँ उसमें एरर क्या आ रहा है या डेटा बनाता हूँ सब तक इसका। ठीक है, अपन कल इसको कंटिन्यू करते हैं। वो कल हम सिर्फ पावर बीआई में बना लेंगे। अगर मैं आपको बता दूंगा पावर बीआई में आपको कैसे करना है तो आप रिपोर्ट्स बना सकते हो उसमें। ठीक है, बाकी जो भी हमारे जो ये रहेगा हमारा मेन जो हमारा काम रहेगा कंपनी का, ये जो टोटल जो सबसे मेन चीज है वो ये है, हम इसका आंसर करेंगे कल। ठीक है, क्योंकि आज का डेटा में शायद तो कुछ दिक्कत आ गई, चक्कर में क्या है ना डेटा लोड नहीं हो पा रहा है। आपको जो भी इंटरव्यू में सबसे मेन चीज यही दिखानी है आपको, तो इसको अपन कल कर इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, यस सर। ओके बाय। सर पुष्पराज सर को ज्वाइन होना बोल। हाँ बोल दो। कॉल किया है सर मैंने, वो बिजी आ रहे। वेट मैं लगाता हूँ। संदीप जी का